आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप से आज मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। अनुराग कश्यप से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ होगी। उनसे सुबह 11 बजे पूछताछ होगी। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर रेप का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि अनुराग कश्यप अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। तो आज 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप से पूछताछ होगी। आज सुबह के लिए उनको समन जारी किया गया है और इसको लेकर के पायल घोष ने ट्वीट भी किया है और शुक्रिया अदा किया गया है पायल घोष की तरफ से। आपको बता दें कि जब से इस मामले में अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तब से लगातार पायल घोष वर्सोवा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी और अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इसमें अनुराग कश्यप की तरफ से कहा गया है कि ये आरोप सारे झूठे हैं, बेबुनियाद उन्होंने आरोपों को बताया है और अब इस पूरे मामले में बॉलीवुड भी दो फाड़ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दरिंदगी की शिकार हुई पीड़ित की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथरस में सड़कों पर उतरी गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिससे वहां तनाव का माहौल बन गया। जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इससे पहले सड़कों पर उतरी आग बबूला भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड गिराते हुए भी नजर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यही नहीं, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार को भी विरोध के बाद वहां से जाना पड़ा। पीड़ित की भाभी ने डीएम की गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन वो नहीं रुके। लोगों के गुस्से और तनाव को देखते हुए हाथरस जिले की सभी सीमाओं को अगले आदेश तक सील कर दिया गया। लेकिन देर रात पीड़ित का अंतिम संस्कार किए जाने पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए उसकी इजाजत नहीं ली और देर रात ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस पर पीड़ित के घर वालों ने सवाल खड़े कर दिए। हम अपने बच्चे की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। इस मामले में पुलिस की तरफ से भी सफाई दी गई और दावा किया गया कि अंतिम संस्कार में पीड़ित का भाई, उसके चाचा और कई दूसरे रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले पीड़ित के भाई ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। इस मामले में अलग अलग तरह के दावों पर खुद को घिरते देख पुलिस की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि परिवार की इजाजत के बिना पीड़ित का अंतिम संस्कार करने की खबरें गलत हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि पीड़ित को मुखाग्नि उसने नहीं, उसके भाई ने ही दी थी और इस पर राज्य सरकार की तरफ से भी जांच का भरोसा दिया गया। इसके अलावा सरकार ने इस मामले में पीड़ित परिवार के लिए कई तरह के ऐलान किए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित के घर वालों को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। इसके अलावा सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को जूनियर असिस्टेंट के पद पर सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। साथ ही सरकार ने बताया कि वो पीड़ित के घर वालों को स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की योजना के तहत हाथरस में ही एक घर भी देगी और इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पे की जाएगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी। 3 सदस्यों वाली इस एसआईटी ने इस मामले के जांच अधिकारी से पूछताछ शुरू कर अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ड्रग्स केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी एक बड़े स्टार को ड्रग्स सप्लाई करने वाले डेविड नाम के आदमी की तलाश कर रही है। डेविड अफ्रीकी मूल का है, मुंबई में काफी समय से रह रहा था। डेविड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर बताया जा रहा है। ऐसे में अगर डेविड एनसीबी के हाथ लग जाता है तो ड्रग्स केस में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस अचानक हुए एक तेज धमाके की आवाज से दहल उठी। हालांकि बाद में पुलिस ने वहां से उड़ान भरने वाले एक लड़ाकू विमान की रफ्तार को इस धमाके की वजह बताया। लेकिन इस जोरदार आवाज से पेरिस के लोगों के होश उड़ गए। धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि वहां चल रहा एक टेनिस मैच तक रुक गया। कोर्ट पर मौजूद दोनों खिलाड़ी हैरान रह गए। कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद ये कानून भी बन चुके हैं। लेकिन इन कानूनों का विरोध जारी है।
शिरोमणि अकाली दल आज कृषि कानून के विरोध में पूरे पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकालेगी। अकाली दल ने दावा किया है कि किसान मार्च में 2 लाख लोग हिस्सा लेंगे। अकाली दल का किसान मार्च अमृतसर से शुरू होगा। किसान मार्च में करीब 40,000 वाहन शामिल होंगे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अमृतसर साहिब में मौजूद रहेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दमदमा साहिब में मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस नेता कमलनाथ को बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कमलनाथ ने मंदसौर से ही प्रचार की शुरुआत की। लेकिन सड़क से जब उनका काफिला गुजरा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके विरोध के लिए तैनात हो गए। काफिले के लिए सड़क के दोनों तरफ पुलिस पहले से तैनात थी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों के करीब कमलनाथ की गाड़ी पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। काले झंडे दिखा रहे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के दरवाजे पर लटकने की कोशिश की। किसी ने सुरक्षाकर्मी के गले में काला झंडा डाल दिया तो किसी ने गाड़ी के बोनट पर ही काला झंडा फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कमलनाथ का काफिला हेलीपैड तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले हुई एक रैली में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा और ये मैं आपको वचन देता हूँ, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि उपचुनाव के नतीजे राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास एक गाड़ी से पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस गाड़ी के ड्राइवर और मालिक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका चुनाव से कोई संबंध है या नहीं। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में पैसे कहां से आए, ये पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। बिहार में जारी चुनावी घमासान के बीच पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के घर पर म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। इस चुनावी म्यूजिकल नाइट में विरोधी दल जेडीयू और बीजेपी पर कई कटाक्ष किए गए और तेज प्रताप यादव के चेहरे पर इसकी मुस्कुराहट साफ नजर आई। ये चुनावी म्यूजिकल नाइट बिहार तेज नीति के नाम से हुई, जिसमें भोजपुरी के चर्चित गीत नून रोटी खाएंगे का सियासी मुखड़ा भी सुनने को मिला। जिन्होंने आपकी सेवा की है उनको फिर से जिताना है, अरे झांसे में नहीं आना है, तेजस्वी को जिताना है। विरोधियों पर हमले के लिए सुरों का सहारा लिया गया। इस कार्यक्रम में केवल तेज प्रताप यादव और उनके समर्थक शामिल हुए। तेज प्रताप यादव के घर पर हुए इस कार्यक्रम में अलग अलग गानों की धुनों पर सियासी समा बांधा गया। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पार्टियां लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। यूपी के हाथरस में एक लड़की से दरिंदगी के बाद बलरामपुर में भी दलित लड़की के गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया गया कि गैंगरेप की वजह से लड़की की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो लड़की एक रिक्शे से आई और उनकी जो लड़की थी उसके हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाली वीगो थी वो लगी हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो परिजन उस लड़की को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय ही रास्ते में उस लड़की की मृत्यु हो गई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच होने वाली पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में ही डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे से उलझ गए। वहां चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की आमने सामने की बहस कराई जाती है, जिसमें वो तमाम मुद्दों पर बात करने के साथ अपना नजरिया भी सामने रखते हैं। लेकिन ओहायो में हुई इस डिबेट के लिए जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप और विपक्षी उम्मीदवार जो बाइडेन आमने सामने आए, उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों ही कई बार आपस में बुरी तरह उलझते नजर आए। बाइडेन ने एक मौके पर तो ट्रंप को अपना मुंह बंद रखने के लिए भी बोल दिया। बहस के दौरान एक दूसरे पर निजी तौर पर भी जमकर हमले किए गए। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बहस के दौरान ट्रंप ने खुद को अमेरिका के इतिहास का सबसे अच्छा राष्ट्रपति बता डाला। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये फायरिंग की। पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की फिराक में है। खबर है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की अदला बदली पर पेच फंस गया।
न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि जेडीयू की नजर बीजेपी की कई परंपरागत सीटों पर है और उसने उनकी मांग भी कर दी है। खबर है कि जेडीयू ने बीजेपी से करीब 15 सीटें मांगी हैं, जिनमें सासाराम, बक्सर, सीतामढ़ी, छपरा और पटना की सीटें शामिल हैं। मौजूदा समय में इन सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक। पता चला है कि जेडीयू इन सभी सीटों पर अपनी ओर से उन लोगों को खड़ा करना चाहता है जो आरजेडी छोड़कर उसके साथ आए। अमिताभ बच्चन ने अंगदान करने का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो अपने अंग दान करेंगे। अमिताभ की इस घोषणा के बाद कई लोगों ने उनकी तारीफ की। हिमाचल के मंडी में एक महिला के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में यह महिला एक सड़क के पास पुलिस और वहां मौजूद लोगों पर ईंट से हमला करते हुए दिखाई दी। काफी कोशिश के बाद भी उसने यह हंगामा बंद नहीं किया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोप है कि महिला शराब के नशे में थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना से ठीक हो गए। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर के 200 कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक बांटे। चाक बांटने का यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें दिल्ली से अमित शाह ने गांधीनगर के एक हॉल में बैठे लोगों को संबोधित भी किया। हमें लक्ष्य राख्યું છે કે 2022માં ભારતના દરેક રેલવે સ્ટેશન પર પ્લાસ્ટિકની જગ્યાએ માટીના વાસણોથી આ લોકોના ખાનપાનની વ્યવસ્થા થશે। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। इस बार सिल्वर लेक ने 1875 करोड़ का और निवेश किया है। इसके बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में सिल्वर लेक का कुल निवेश 9,375 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आरआरवीएल में सिल्वर लेक की कुल हिस्सेदारी अब 2.13% हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने निवेश होने पर खुशी जाहिर की। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल पुराने केस में कोर्ट ने 28 मिनट में फैसला पढ़ दिया और सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता आरोपी थे, जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। फैसला आते ही देश के कई हिस्सों में आतिशबाजी शुरू हो गई। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद कई जगह मिठाइयां बंटने लगी। लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर मीडिया के कैमरे जमा थे। बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ वो मीडिया के कैमरों की तरफ आ गए और कुछ दूर खड़े हो गए। चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। मीडिया के बुलाने पर कुछ आगे बढ़ने लगे तो बेटी ने कोरोना की सावधानियां याद दिलाते हुए रोक लिया। एक बार वो रुक भी गए, लेकिन कदम फिर बढ़ने लगे। बेटी ने फिर रोक दिया, लेकिन इस बार वो नहीं रुके और चेहरे से मास्क भी उतार दिया। हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। मुरली मनोहर जोशी के दामन पर लगा 28 साल पुराना दाग भी धुल गया। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए। कल्याण सिंह तो कोरोना की चपेट में आने की वजह से अस्पताल में है, लेकिन अस्पताल में ही उनके लिए डॉक्टर कलाकंद और बालूशाही ले आए। सावधानी से कल्याण सिंह ने मास्क हटाकर मिठाई खाई। और इसी तरह बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की मुसीबतें फैसला आने के बाद खत्म हो गई। आरोपियों में कई मौजूदा सांसद भी हैं जिनकी संसद सदस्यता पर यह फैसला संकट बन सकता था, लेकिन अदालत ने फैसला पढ़ते हुए यह साफ किया कि 6 दिसंबर को हुई घटना कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में साजिश के कोई किसी तरीके के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसी कारण आरोपियों को बरी किया जाता है। फैसला पढ़े जाने के वक्त कई आरोपी अदालत में ही मौजूद थे, जिन्हें बड़ी राहत मिली। सत्य की जीत है, सदा रहेगी। हम लोग जानते थे न्यायालय हमारे पक्ष में ही फैसला करेगा। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाई प्रोफाइल आरोपियों की गाड़ियां थोड़ी ही देर में कोर्ट से बाहर आने लगी। सभी आरोपी इस समय बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं कि साक्षी महाराज, बीजेपी के सांसद, इस समय बाहर निकल रहे हैं। इस मामले के आरोपी थे और अदालत ने आज उन्हें बरी कर दिया। तो इस तरीके से सभी आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि जफर याब जिलानी ने साफ किया कि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। अदालत का पूरा फैसला 2300 पन्नों का है, जिसका कुछ हिस्सा ही जज ने पढ़कर सुनाया। 28 साल पुराने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने साजिश के तहत विवादित ढांचे को गिराया था, लेकिन अदालत ने फैसले में साफ लिखा कि इसे साबित करने के लिए सबूत काफी नहीं। न्यूज 18 की विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2300 पन्नों का है, जिसमें कई अहम बातें कही गई। अदालत ने माना कि लगभग 4 लाख लोग
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद थे। बेकाबू भीड़ विवादित परिसर में इकट्ठी हो गई थी, जिसे काबू करने के लिए सीआरपीएफ को भेजा गया था, लेकिन हजारों महिलाएं सड़कों पर लेट गई, जिसकी वजह से सीआरपीएफ की टीमें घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। फैसले में यह भी कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने तोड़फोड़ को रोकने की कोशिश की। अशोक सिंघल ने तो कार सेवकों को ढांचे के ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने की वजह से भीड़ उन्हीं पर हमलावर हो गई। अदालत का मानना है कि यह घटना अचानक हुई, जिसकी आशंका आरोपियों को भी नहीं थी। जिनेवा में हो रहे मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बाधे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर पाकिस्तान को झूठा बताते हुए कई मुद्दों पर घेरा। Incessant attempts to maligning India in all international forums is not going to change the fact that tens of thousands of minorities would not stop fleeing Pakistan. भारत से चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपने खास हेलीकॉप्टर का हजारों फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया। यह पूरी तरह से चीन में बना ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं। चीनी मीडिया में खबर है कि हेलीकॉप्टर को भारत चीन बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी है, क्योंकि दावा है कि 14,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर अपने साथ 80 किलो वजन लेकर 5 घंटे से भी ज्यादा देर तक उड़ सकता है। मतलब यह कि सिर्फ एक उड़ान में 30 से भी ज्यादा लोगों को एक दिन का खाना पहुंचा सकता है। पठारी क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए बने हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया। अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान वो कई तरह के टेस्ट से गुजरा और सफल रहा। यूपी के जालौन में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है, जो आपराधिक वारदात को अंजाम देने जालौन आए हुए थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर घेराबंदी की, जिसके बाद एक कार में सवार बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों की कार से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इनके इस पूछताछ में मुख्य जो गैंग लीडर था इनका फरीद ही था। पूछताछ में और आगे कई घटनाओं का खुलासा होने की हमें पूरी उम्मीद है। मुठभेड़ में जो प्रयुक्त था असला 315 बोर का कट्टा, 4 कारतूस, मोबाइल, 200 रुपये बरामद। हरियाणा के अंबाला में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इन किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले 25 दिनों से वहां की मंडी में धान की खरीदी नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। अंबाला की मंडी में धान बेचने पहुंचे इन किसानों ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बहुत सारे किसान तो सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। जिस जगह ये प्रदर्शन हुआ वहां बहुत सारे धान से भरे ट्रक खड़े नजर आए। इन किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनसे उनका अनाज खरीदने से जुड़े दावे तो बहुत किए, लेकिन वो सारे दावे झूठे निकले। गृह मंत्री जी बयान दे देते हैं कि दाना दाना खरीदा जा रहा है, उन्हीं के गृह क्षेत्र के अंदर नहीं खरीद हो रही है। एक भी दाना अभी तक खरीदा नहीं गया है। पिछले कुछ दिनों से कृषि बिलों पर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में जब अंबाला की मंडी में किसानों से उनका अनाज नहीं खरीदा गया तो उनका पारा और चढ़ गया। चीन के ग्वांगझो शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस की जगह 5G तकनीक से लैस स्मार्ट रोबोट को उतारा गया। आज चीन का राष्ट्रीय दिवस है और आज ही वहां मिड ऑटम फेस्टिवल भी पड़ रहा है। वाले बड़े कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए रोबोट को जिम्मा सौंपा गया है। सामने आई तस्वीरों में स्मार्ट रोबोट पुलिस की पीसीआर वैन का छोटा वर्जन दिखा। उस पर पुलिस की गाड़ी की तरह लाइटें और सायरन लगे नजर आए। रोबोट के दोनों तरफ 2 कैमरे भी लगे दिखे, जो उसकी 2 आंखें लगी। रोबोट में एक टच पर बजने वाला इमरजेंसी अलार्म भी लगा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दूर तक देखने के लिए रोबोट अपनी लंबाई 6 फीट तक बढ़ा भी सकता है। दावा है कि वो लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। फिल्म जगत में ड्रग्स की जांच कर रही एनसीबी की जांच 3 बड़े फिल्मी सितारों के नाम तक पहुंची है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि ये तीनों बड़े फिल्मी सितारे हैं और तीनों ही ड्रग्स का सेवन करते हैं। एनसीबी की एसआईटी अभी इनके खिलाफ सबूत जुटा रही है और जल्द ही इन्हें समन भेज दिए जा सकते हैं। इन तीनों के अलावा एक और फिल्मी सितारे का नाम सामने आया है, जिसे फिल्म जगत में ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि ये शख्स न केवल खुद ड्रग्स का सेवन करता है बल्कि बाकी छोटे बड़े कलाकारों को ड्रग्स की सप्लाई भी करवाता है। ये शख्स शुरुआती दौर में एक सुपर मॉडल भी रह चुका है। अब तक गिरफ्तार किए जा चुके ड्रग्स पेडलरों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के आधार पर एनसीबी को ये जानकारियां मिली। एनसीबी की जांच में पता चला है कि ड्रग्स के सिंडिकेट का मुखिया असल में बॉलीवुड का एक नामी एक्टर है, जो अपने जमाने में सुपर मॉडल भी था। ये नाम और राज ड्रग पेडलर्स की पूछताछ में उभर कर सामने आए हैं।
एनडीए में सीट बंटवारे पर जारी माथापच्ची के बीच एलजेपी ने फिर तेवर दिखाए। खबर है कि बिहार चुनाव में एलजेपी 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार सकती है। चिराग पासवान ने तय किया है कि अगर 2 दिनों में एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बनती है तो उनकी पार्टी 100 सीटों को छोड़ते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक दिन पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स स्लो ओवर रेट की दोषी पाई गई, जिसके लिए कप्तान श्रेयस पर यह कार्रवाई हुई। इससे पहले विराट कोहली को भी इसी तरह के मामले में 12 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा था। हाथरस केस पर सियासी घमासान बढ़ गया। कांग्रेस ने इस मामले में एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला किया और पुलिस की कार्रवाई और पीड़ित के इलाज के मुद्दे पर उसे घेरा। मुख्यमंत्री को एसआईटी के सामने जवाब देना चाहिए कि 6 दिन नॉर्मल वार्ड में आपने उस बच्ची को क्यों रखा। कांग्रेस के तीखे हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिवार के लोगों से बात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया। आरोपी जेल की शिक्षा में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती। आज से शुरू हो रहे अनलॉक 5 के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। केंद्र सरकार ने इस बार कई मामलों में रियायतें दी हैं, जिन पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों का ही होगा। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ। यानी जिस थिएटर में 400 सीटें होंगी उसमें 200 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, लेकिन दिशा निर्देशों में यह छूट दी गई है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। अहम बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब यह कि छात्रों को क्लास में पहुंचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। स्विमिंग और दूसरे खेलों से जुड़ी ट्रेनिंग भी 15 अक्टूबर के बाद शुरू की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार से इजाजत लेकर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले सामाजिक कार्यक्रम भी किए जा सकेंगे। चुनावी माहौल में बिहार सरकार की हर घर नल जल नाम की योजना सवालों के घेरे में आ गई। राज्य सरकार की कोशिश थी कि इस योजना के जरिए हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाए, लेकिन कई इलाकों के लोगों तक इस योजना का फायदा नहीं पहुंचा। बिहार के गया जिले का कैलाशपुर मोहल्ला भी उन्हीं में एक है। वहां लोग पीने के पानी की किल्लत से परेशान नजर आए और एक हैंडपंप से पानी भरने के लिए कई लोग घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर दिखे। ये आप तस्वीरें देखकर जो अंदाजा लगा सकते हैं कि बाल्टी की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर एक ही हैंडपंप है। इलाके के लोगों के मुताबिक कभी कभी तो वहाँ पानी के लिए लड़ाई भी हो जाती है। पानी का हम लोग को बहुत तकलीफ है। अच्छा। और हम लोग लाइन लगा करके लेते हैं। यहाँ पर नहाने धोने में जो लड़कन लोग रहता है तो हम लोग से हो जाता है बहस। गया जिले के गुरारू इलाके की तस्वीर तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। वहाँ 2 साल पहले हर घर नल जल योजना के तहत घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उनमें पानी आना ही बंद हो गया। ये बताइए कि ये कितने दिन पानी इससे नल से आया है, ये जो टैप लगा है? 1.5 से 2 महीने बस, और उसके बाद से खराब है। इन लोगों की परेशानी गर्मी में और बढ़ जाती है, क्योंकि जलस्तर नीचे गिरने की वजह से हैंडपंप से भी पानी नहीं आता। यूपी के कानपुर से सिस्टम पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कानपुर नगर निगम में तैनात एक जूनियर इंजीनियर दफ्तर में बैठकर एक ठेकेदार से घूस लेता दिखा। आरोपी की ठेकेदार की किसी काम को पूरा करने के लिए संतोष कुमार विश्वकर्मा नाम के इस जेई ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कानपुर नगर निगम के दफ्तर के कमरे में बैठा वो ठेकेदार नोट गिनकर सामने बैठे जूनियर इंजीनियर को देता दिखाई दिया। आपके 5 काम है हमारे पास अभी। इससे पहले दफ्तर में अपनी सीट पर बैठा आरोपी जेई भी कुछ कागजातों को हाथों में लेकर जोड़ घटा के फॉर्मूले पर बातचीत करता नजर आया। घूस लेने के इस वीडियो के सामने आने के बाद नगर निगम के अफसरों ने भी चुप्पी साध ली। लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर अमेरिका के विमान को खदेड़ने का दावा किया। रूस के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी के 2 विमान जासूसी के इरादे से उसके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ रहे इन दोनों विमानों को दूर खदेड़ दिया। रूस के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी के ये विमान उसकी सीमा के बेहद करीब आ गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही उसने अपना एक सुखोई लड़ाकू विमान वहां भेजा। इस विमान ने अकेले ही घुसपैठ कर रहे दोनों विमानों को खदेड़ दिया।
रूस ने अमेरिका पर उसके यहां हो रहे सैन्य अभ्यास की जासूसी का आरोप लगाया। रूस के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ही अमेरिका के विमानों ने कई बार उसके इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि कुछ ऐसे ही आरोप अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर भी लगाते रहे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में दोनों देश जिस तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं वो अब पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यूपी के बागपत में बाइक पर सवार 4 लोगों पर पुरानी रंजिश में एक आदमी और उसके साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप लगा। इस हमले में उस आदमी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया गया कि जान गंवाने वाला शख्स जंगल में घूमने के लिए निकला था, तभी उन बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जैसे तैसे उसका साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। ऐसे में उसके जानने वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी खुद वहां पहुंचे और उसके परिवार वालों से बातचीत कर जानकारी जुटाने की कोशिश की। दबिशें दी जा रही हैं, 3 टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्दी ही हम इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इस बीच घायल लड़के को गंभीर चोटें आने की वजह से मेरठ के एक अस्पताल के लिए एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया। आयरलैंड के पोर्टरश में समंदर में डूब रहे एक लड़के को रेस्क्यू टीम ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। ये लड़का समंदर में मस्ती करते वक्त लहरों की चपेट में आ गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के एक आदमी ने समंदर में कूदकर उस लड़के की जान बचाई। लड़के के फंसे होने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम के कुछ लोग एक नाव से पोर्टरश के समंदर में उस जगह पहुंचे जहां वो फंसा हुआ था। इसके बाद वो उसे बचाने की तरकीबें सोचने लगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि समंदर की उफान मारती लहरें उस लड़के और नाव पर सवार रेस्क्यू टीम को भी अपने आगोश में लेने को तैयार दिखी। कई बार तो ऐसा लगा जैसे ये ताकतवर लहरें नाव को ही डुबो देंगी। हालांकि मौका मिलते ही रेस्क्यू टीम का एक सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना समंदर में कूदा और रस्सी लेकर उस लड़के तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों लहरों को पार कर नाव तक पहुंचने की जद्दोजहद करने लगे। हालात काफी मुश्किल थे, लेकिन वो सभी लोग जांबाजी से डटे रहे और उस लड़के को बचाकर ही दम लिया। कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद ये कानून भी बन गए हैं, लेकिन इन कानूनों का विरोध जारी है। शिरोमणि अकाली दल आज कृषि कानून के विरोध में पूरे पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकालेगी। अकाली दल ने दावा किया कि किसान मार्च में 2 लाख लोग हिस्सा लेंगे। अकाली दल का किसान मार्च अमृतसर से शुरू होगा। किसान मार्च में करीब 40,000 वाहन शामिल होंगे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अमृतसर साहिब में मौजूद रहेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दमदमा साहिब में मौजूद रहेंगी। हाथरस में 14 सितंबर को हुई दरिंदगी की घटना पर दिल्ली से लखनऊ तक जमकर हंगामा हुआ। एक दिन पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटकर गाड़ियों में भी भर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जख्मी भी हो गए। सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ पुलिस वाले सड़क घेर कर बैठे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते दिखे। हाथरस कांड पर लखनऊ ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो पुतला फूंककर नारेबाजी की। इस हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में भर दिया और उत्तर प्रदेश भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती कर दी गई। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप से आज मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। अनुराग कश्यप से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ होगी। उनसे सुबह 11 बजे पूछताछ की जाएगी। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर रेप का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि अनुराग कश्यप अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। तो 11 बजे का समय है जब उनको समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। 2014 का ये मामला है। इस मामले में पायल घोष ने पहले ही एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद से ही वो लगातार अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी हुई हैं। और आज मुंबई पुलिस वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप से इस मामले में पूछताछ करेगी। इससे पहले अनुराग कश्यप इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बता चुके हैं, जबकि जब समन जारी किया गया उसके बाद पायल घोष ने ट्वीट भी किया और शुक्रिया अदा किया मुंबई पुलिस का। वो लगातार कह रही हैं कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं और उन पर महिला के अपमान का आरोप है, साथ ही रेप का आरोप है। इस मामले को लेकर के अनुराग कश्यप पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन जब आज पूछताछ होगी तो उसमें अनुराग कश्यप का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। इजराइल की सीमा से लगी गाजा पट्टी में 2 भाइयों ने मिलकर एक अनोखी नाव बनाई।
उन्होंने चीजों को रिसाइकल करके एक पेडल बोट बना डाली। और कमाल की बात यह है कि नाव बनाने वाले कोई इंजीनियर नहीं बल्कि मछुआरे हैं। उनकी बनाई पेडल बोट आम पेडल बोट की तरह बिल्कुल नहीं। पानी के पाइपों, ड्रमों और साइकिल को मिलाकर बनी नाव दिखने में किसी ट्राईसाइकिल की तरह लगी। वो समंदर की लहरों पर एक बार भी डगमगाई नहीं। साइकिल के पेडल चलाए गए और नाव पानी की सतह पर जमी रही। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास एक गाड़ी से पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस गाड़ी के ड्राइवर और मालिक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका चुनाव से कोई संबंध है या नहीं। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है, ऐसे में पैसे कहां से आए थे, पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है। तो 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है और जांच में जुटी है कि आखिरकार ये पैसे कहां से आए। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर से भी पूछताछ की है। श्रीलंका में महीनों बाद नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। श्रीलंका के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे 12 देशों से 100 से भी ज्यादा सर्फर ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और समंदर खेल का मैदान बना नजर आया। मुकाबले में एक से बढ़कर एक सर्फर देखने को मिले। सर्फ बोर्ड पर कमाल के करतब करके उन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवा लिया। लहरों पर प्रतियोगियों के गजब के संतुलन को देखकर लोग उनके कायल हो गए। सामने आई एक तस्वीर में तेज रफ्तार लहरें भी एक सर्फर को डिगा नहीं पाई। वो उससे टकराई मगर फिर भी सर्फर एक बार भी लड़खड़ाया नहीं, अपनी धुन में सर्फ बोर्ड पर जमा रहा। एक दूसरी सर्फर भी पहले एक सर्फ बोर्ड पर लेट कर तैरती नजर आई, लेकिन तभी तेज लहरें उसकी तरफ बढ़ती दिखी। लगा कि लहरें सर्फर को बहा ले जाएंगी, लेकिन वो तो उठकर सर्फिंग करने लगी। यूपी के हाथरस में एक लड़की से दरिंदगी के बाद बलरामपुर में भी दलित लड़की के गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया गया कि गैंगरेप की वजह से लड़की की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो लड़की एक रिक्शे से आई और उनकी जो लड़की थी उसके हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाली वीगो थी वो लगी हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो परिजन उस लड़की को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय ही रास्ते में उस लड़की की मृत्यु हो गई। बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर माथापच्ची हुई। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और उन सीटों के बारे में बात की गई जिन पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। बिहार में जीत के लिहाज से बीजेपी ने विधानसभा सीटों को 3 कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा है। यही नहीं, पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही पार्टी की ओर से संकेत दिए गए कि आने वाले 2 से 3 दिन सीट बंटवारे के लिहाज से अहम है। और हम सब लोग मिलकर, जैसा भूपेंद्र जी ने अभी बताया कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात सरकार ने स्कूल फीस पर लोगों को राहत दी। कोरोना संकट के बीच गुजरात सरकार ने स्कूलों की फीस पर बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने बच्चों के माता पिता को राहत देते हुए सभी स्कूलों को इस साल 75% फीस ही लेने का आदेश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल कोई और फीस नहीं वसूलेंगे। 100 में से 25 माफ, ऐसा निर्णय आज गुजरात सरकार की कैबिनेट ने लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में डुमरांव के पूर्व राज परिवार ने अपनी दावेदारी ठोक दी। इस पूर्व राज परिवार ने यह साफ किया कि वो किसी भी पार्टी में नहीं है और जो भी पार्टी टिकट देगी उससे चुनाव लड़ने को तैयार है। रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोग को टिकट दिया जाए। बिहार के सुगौली में गंडक नदी का तटबंध टूटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इन लोगों की काफी फसल बर्बाद हो गई, साथ ही उनका आसपास के इलाकों से संपर्क भी टूट गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बदमाश ने सड़क पर एक महिला के गले से चेन छीन ली। हालांकि इस महिला ने बदमाश से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन बदमाश चेन लूटकर वहां से फरार हो गया। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसमें पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग के साथ ही जांच प्रभावित करने वाले अफसरों और पुलिसकर्मियों को तुरंत हटाने की अपील की गई है। तो आज जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है। हाथरस केस में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में अहम सुनवाई हो सकती है। एक जनहित याचिका में
जो पुलिसकर्मी इस मामले में जुड़े रहे हैं उनको तुरंत हटाने की अपील की गई है। एमपी के सीहोर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। एमपी के सीहोर में एक ट्रक से पीछे से टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की घटना की जगह पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई में विले पार्ले के नजदीक एक चलती कार में भीषण आग लग गई। हालांकि इस घटना में कार सवार सुरक्षित रहे। यूपी के जालौन में बकरियां चुराकर भाग रहे 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने गाड़ी और कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए। बिहार के सुगौली में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि नदी का पानी उन इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई। लद्दाख में तैनात सेना के जवानों तक सर्दियों के मौसम में पीने का पानी पहुंचाने के खास इंतजाम किए गए। लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में सितंबर के महीने से ही पहाड़ों से गिरने वाला पानी जमना शुरू हो जाता है और उन हालात में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में लद्दाख के वो निचले इलाके जहां पानी देर से जमता है, वहां से ट्रकों में रखे बड़े ड्रमों में भरकर पानी सेना तक भेजा जाता है। ऐसा ही एक ट्रक लेह के पास एक सड़क के किनारे खड़ा नजर आया, जिसमें जवानों के लिए पानी भरा जा रहा था। ये देखिए, जहां पर सपोर्ट दिया गया है वहां वो पानी नीचे गिरते गिरते जम गया है। तो यहाँ पर जमा हुआ पानी होता है हर तरफ, कुछ ही पानी है जो इस्तेमाल के लायक होता है। बताया गया कि गर्मियों के मौसम में इस जगह से केवल आधे घंटे के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन अब वहां का ज्यादातर पानी जम चुका है, इसलिए उसके भरने की रफ्तार भी कम हो गई। इलाके के लोगों ने बताया कि सर्दियों में तो और भी मुश्किल हो जाती है। नाले बंद हो जाते हैं, बर्फ जमा होते हैं, पानी ठीक से नहीं भरता है, तो आगे जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ पे जाके कोशिश करके फौज के लिए पानी लाना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में लद्दाख के निचले इलाकों से इसी तरह के ट्रकों में भरकर पानी ले जाने का इंतजाम किया गया है, ताकि जवानों को किसी तरह की परेशानी न हो। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। इस बार सिल्वर लेक ने 1875 करोड़ का और निवेश किया है। इसके बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में सिल्वर लेक का कुल निवेश 9,375 करोड़ रुपए पहुंच गया है। RRVL में सिल्वर लेक की कुल हिस्सेदारी अब 2.13% हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी ने निवेश होने पर खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर बने पुल को नेपाल की एक बीमार बच्ची के लिए खोला गया। यह पुल भारत नेपाल विवाद की वजह से मार्च से बंद है, जिसे प्रशासन के आदेश पर कुछ देर के लिए खोला गया। और पुल के खुलते ही नेपाल से कई लोग भारत की तरफ आए। इससे पहले पुल खोले जाने की खबर मिलते ही नेपाल की तरफ से कई लोग कतार बनाकर खड़े हो गए। फिर भारत की तरफ से पुल पर बना गेट खोला गया और गेट के खुलते ही कई लोगों ने पुल को पार किया। नेपाल से आने वाले लोगों में ज्यादातर ने काम के सिलसिले में पुल को पार किया, जबकि कुछ छात्रों ने भी पढ़ाई के लिए नेपाल से भारत का रुख किया। जिस बीमार बच्ची की वजह से उस पुल को खोला गया, वो अपनी मां के साथ इलाज के लिए भारत पहुंची। नेपाल में कोई व्यवस्था नहीं था, तो आपको अब इंडिया ही जाना है, यानी पिथौरागढ़ इलाज कराएंगे आप। बताया गया कि भारत नेपाल सीमा पर बने इस पुल को केवल 30 मिनट के लिए खोला गया। कुछ दिन पहले भी नेपाल में रहने वाली भारतीय मूल की एक छात्रा के लिए इस पुल को खोला गया था। जिनेवा में हो रहे मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बाधे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर पाकिस्तान को झूठा बताते हुए कई मुद्दों पर घेरा। Incessant attempts to maligning India in all international forums is not going to change the fact that tens of thousands of minorities would not stop fleeing Pakistan. इजरायल में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध की आग संसद तक पहुंच गई। लॉकडाउन और सरकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना के खिलाफ हजारों लोग यरूशलेम में संसद का घेराव करने पहुंचे, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई। संसद की इमारत के बाहर जमा लोगों को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वो जिद पर अड़ गए। एक आदमी तो बैनर से ही लिपट गया, जिसे कई पुलिस वाले मिलकर हटाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो आदमी बैनर से इस तरह लिपटा रहा कि कई कोशिशों के बाद भी पुलिस वाले उसे अलग नहीं कर सके। हालांकि बाद में बड़ी मुश्किल से उसे अलग किया गया। कई लोगों ने संसद के बाहर ड्रम बजाकर भी अपनी नाराजगी जताई। हंगामा ज्यादा बढ़ने पर कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद भी संसद के बाहर हजारों की संख्या में जुटे लोग हाथों में झंडे, पोस्टर और बैनर लेकर वहां घंटों तक हंगामा करते रहे।
यूपी के जालौन में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले हैं, जो आपराधिक वारदात को अंजाम देने जालौन आए हुए थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर घेराबंदी की, जिसके बाद एक कार में सवार बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों की कार से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इनके इससे पूछताछ में मुख्य जो गैंग लीडर था इनका फरीद ही था। पूछताछ में और आगे कई घटनाओं का खुलासा होने की हमें पूरी उम्मीद है। मुठभेड़ में जो प्रयुक्त था असला 315 बोर का कट्टा, 4 कारतूस, मोबाइल, 200 रुपये बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से रात से कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई, जिसमें भारतीय सेना के जवान कर्नल सिंह शहीद हो गए हैं। तो ये दुखद खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में हमारा जवान शहीद हो गया है। पुंछ में पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं। रात से ही कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई, जिसमें भारतीय सेना के जवान कर्नल सिंह शहीद हो गए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर सुविधाओं की मांग पर प्रदर्शन किया। सरकार और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करीब 9000 सरकारी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने 48 घंटों की हड़ताल की और सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। राजधानी लीमा से सामने आई कुछ तस्वीरों में हाथों में झंडे और पोस्टर पकड़े प्रदर्शनकारी जमकर नारे लगाते नजर आए। हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए वहां पुलिस की कई टीमें तैनात दिखी, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों के सामने वो भी बेबस नजर आईं, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़क घेरकर वहां खूब हंगामा किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग एक ताबूत भी पकड़े नजर आए, जिस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की इस हालत के लिए सरकार को दोषी बताने वाले नारे लिखे थे। बाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उसे बीच सड़क पर जला दिया। इन लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना मरीजों के इलाज के वक्त सुरक्षित माहौल नहीं मिलने की वजह से हजारों डॉक्टर संक्रमित हो गए। उन्होंने इन हालात में वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग की। प्रदर्शन में शामिल सभी लोग कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क और फेस शील्ड लगाए दिखे। साथ ही वो एक दूसरे से कुछ दूरी बनाना भी नहीं भूले। चीन के ग्वांगझो शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस की जगह 5G तकनीक से लैस स्मार्ट रोबोट को उतार दिया गया। आज चीन का राष्ट्रीय दिवस है और आज ही वहां मिड ऑटम फेस्टिवल भी पड़ रहा है। ऐसे में ग्वांगझो शहर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए रोबोट को जिम्मा सौंपा गया है। सामने आई तस्वीरों में स्मार्ट रोबोट पुलिस की PCR वैन का छोटा वर्जन दिखा। उस पर पुलिस की गाड़ी की तरह लाइटें और सायरन लगे नजर आए। रोबोट के दोनों तरफ 2 कैमरे भी लगे दिखे, जो उसकी 2 आंखें लगी। रोबोट में एक टच पर बजने वाला इमरजेंसी अलार्म भी लगा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दूर तक देखने के लिए रोबोट अपनी लंबाई 6 फीट तक बढ़ा भी सकता है। दावा है कि वो लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने ज्यादा दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ओडिशा के बालेश्वर में सुबह के वक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो करीब 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यानी 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। खास बात यह कि इस मिसाइल में इस्तेमाल किए गए एयर फ्रेम और बूस्टर भारत में ही तैयार किए गए हैं और सीमा पर जारी तनाव के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का यह सफल परीक्षण चीन की चिंता ज्यादा बढ़ा सकता है। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 4 अक्टूबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा टालने से इनकार कर दिया, यानी अब यह परीक्षा 4 अक्टूबर को ही होगी। इससे पहले कुछ छात्रों ने कोरोना संकट की वजह से इस परीक्षा को टालने की मांग की थी। पायल घोष मामले में मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन भेजा, जिसमें पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया। एक हफ्ते पहले पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली में 30 अक्टूबर से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाला स्टिकर लगाना जरूरी कर दिया गया। ये नियम 1 अप्रैल से पहले की सभी गाड़ियों पर लागू होगा और ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वो डीजल होगी तो ब्लू कलर का, अगर पेट्रोल और सीएनजी होगी तो ऑरेंज कलर का, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है या जो बैटरी ऑपरेटेड हैं वो उनके लिए ग्रे कलर का। ये आप देख रहे हैं 3 कलर्स यहाँ पर हैं, तो ये इस तरीके से कलर कोड जो है वो आपकी गाड़ियों में लगेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे की वजह से हाईकोर्ट में काम बंद रखने की तारीख 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इस दौरान 3 बेंच पहले की तरह सुनवाई करती रहेंगी, जबकि अदालत में ऑनलाइन सुनवाई भी जारी रहेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेलवे ट्रैक के नजदीक 2 लड़के स्केटबोर्ड पर ट्रेनों के गुजरने के दौरान स्टंट करते दिखे। हालांकि कैलिफोर्निया में जिस जगह खतरनाक स्टंट का यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसमें साफ दिखा कि एक एक कर दोनों लड़कों ने स्केटबोर्ड पर स्टंट दोहराकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। उन लड़कों ने जान की परवाह किए बगैर स्टंट तब किए जब ट्रेनें वहां से गुजरी। वीडियो में पहली ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरती दिखी, तभी पहला लड़का स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ा और ट्रेन से टकराने के बाद उसने सही सलामत वापसी कर ली। खतरनाक स्टंट का वो खेल वहीं नहीं रुका, उसने ऐसा करने के लिए अपने साथी को भी उकसाया, जिसके बाद अगली ट्रेन के वहां से गुजरते ही दूसरे लड़के ने भी इस जानलेवा स्टंट को पूरे जोश से पूरा किया। उसके तुरंत बाद पहले लड़के ने फिर स्टंट को दोहराया, लेकिन इस बार वापसी करते वक्त वो गिर गया। आज से शुरू हो रहे अनलॉक 5 के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने इस बार कई मामलों में रियायतें दी हैं, जिन पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों का ही होगा। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ, यानी जिस थिएटर में 400 सीटें होंगी उसमें 200 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, लेकिन दिशा निर्देशों में ये छूट दी गई है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। अहम बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब ये कि छात्रों को क्लास में पहुंचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। स्विमिंग और दूसरे खेलों से जुड़ी ट्रेनिंग भी 15 अक्टूबर के बाद शुरू की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार से इजाजत लेकर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले सामाजिक कार्यक्रम भी किए जा सकेंगे। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 4 अक्टूबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा टालने से इनकार कर दिया, यानी अब यह परीक्षा 4 अक्टूबर को ही होगी। इससे पहले कुछ छात्रों ने कोरोना संकट की वजह से इस परीक्षा को टालने की मांग की थी। पायल घोष मामले में मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन भेजा, जिसमें पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया। एक हफ्ते पहले पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली में 30 अक्टूबर से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाला स्टिकर लगाना जरूरी कर दिया गया। ये नियम 1 अप्रैल से पहले की सभी गाड़ियों पर लागू होगा और ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वो डीजल होगी तो ब्लू कलर का, अगर पेट्रोल और सीएनजी होगी तो ऑरेंज कलर का, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है या जो बैटरी ऑपरेटेड हैं वो उनके लिए ग्रे कलर का। ये आप देख रहे हैं 3 कलर्स यहाँ पर हैं, तो ये इस तरीके से कलर कोड जो है वो आपकी गाड़ियों में लगेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे की वजह से हाईकोर्ट में काम बंद रखने की तारीख 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इस दौरान 3 बेंच पहले की तरह सुनवाई करती रहेंगी, जबकि अदालत में ऑनलाइन सुनवाई भी जारी रहेगी। बिहार के बक्सर जिले में गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई सीवरेज प्लांट की योजना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई, क्योंकि 2011 से शुरू हुई यह योजना अब तक पूरी नहीं हुई। यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना के तहत सीवरेज प्लांट बनाने का ठेका चीन की कंपनी को दिया गया था, लेकिन वो कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर पाई और बक्सर में सीवरेज प्लांट बनाने का काम अधूरा रह गया। वहां के सीवरेज प्लांट के कुछ ढांचे तो बनकर तैयार दिखे, लेकिन सालों से काम रुका होने की वजह से उन पर भी जंग लगने लगा है। इस प्लांट का काम 2014 तक पूरा होना था, लेकिन चीन की कंपनी ने समय पर काम पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2015 में एनडीए सरकार ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और तब से इस प्लांट का काम रुका हुआ है। 2018 से तमाम जो प्रोजेक्ट है उस पर कामकाज बंद है, क्योंकि जो कंपनी जुड़ी थी वो चीनी कंपनी थी और 2018 में ही विभिन्न वजहों से उसने अपने हाथ खींच ले। चुनावी माहौल के बीच नेताओं ने इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू कर दी। इलाके के कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी ने तो सीधा केंद्र सरकार पर हमला किया। मैंने इस मुद्दा को रेज किया था, अश्विनी चौबे जी इस पर विफल पड़े थे और विफल करके उन्होंने कहा था कि यूपीए के काम को हम पूरा क्यों कराएं। चीन की जिस कंपनी को एनडीए सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था, उसे बक्सर समेत 3 शहरों के सीवरेज प्लांट का काम सौंपा गया था और इस समय तीनों शहरों में कामकाज बंद है। यूपी के कानपुर से सिस्टम पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कानपुर नगर निगम में तैनात एक जूनियर इंजीनियर दफ्तर में बैठकर एक ठेकेदार से घूस लेता दिखा। आरोप है कि ठेकेदार की किसी काम को पूरा करने के लिए संतोष कुमार विश्वकर्मा नाम के इस जेई ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कानपुर नगर निगम के दफ्तर के कमरे में बैठा वो ठेकेदार नोट गिनकर सामने बैठे जूनियर इंजीनियर को देता दिखाई दिया। आपके 5 रिक्शा में अभी हमारे पास अभी
इससे पहले दफ्तर में अपनी सीट पर बैठा आरोपी जेई भी कुछ कागजातों को हाथों में लेकर जोड़ घटा के फॉर्मूले पर बातचीत करता नजर आया। घूस लेने के इस वीडियो के सामने आने के बाद नगर निगम के अफसरों ने भी चुप्पी साध ली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से परेशान करने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक सांड सड़क पर घूम रहे बुजुर्ग पर अचानक हमला करता दिखा। बताया गया कि वो बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। तभी कुछ दूरी पर पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद सांड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गई। घटना के वीडियो में साफ दिखा कि जैसे ही बुजुर्ग सांड के करीब पहुंची, तभी तिराहे पर खड़े सांड ने दौड़कर उन्हें सड़क पर गिरा दिया। अपनी दादी को सांड से बचाने के लिए उनका पोता भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन सांड ने उस पर भी हमला कर दिया। उसे सड़क पर गिराने के बाद सांड ने उसे कई बार लात मारी। इतने सब के बावजूद जैसे ही उसने सड़क पर गिरी अपनी दादी को उठाया, सांड ने दोनों पर फिर हमला कर उन्हें गिरा दिया। इस बीच इलाके के लोग वहां जमा हो गए। एक ने डंडे से सांड को भगाने की कोशिश की तो दूसरा सावधानी बरतते हुए अपने मकान से बाहर निकला और दोनों को सड़क से उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह ले गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें दो बदमाश एक आदमी को लूटने से पहले उस पर जोरदार हमला करते दिखे। दोनों बदमाश मास्क पहनकर उसके करीब पहुंचे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे, लेकिन दिन दहाड़े हुई मारपीट की वो पूरी घटना वहां मौजूद एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज में साफ दिखा कि जेब में पैसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे उस आदमी को दोनों बदमाशों ने पीछे की तरफ से दबोच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि उसने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन बदमाशों की 2 की संख्या में होने की वजह से वो कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों बदमाशों ने उसे सड़क पर गिरा दिया। जैसे ही वो सड़क पर गिरा, उसकी जेब में मौजूद रुपए इधर उधर फैल गए, जिसके बाद वो बदमाश उन्हें लूटने में जुटे दिखाई दिए। मारपीट के समय उस आदमी का मोबाइल भी वहीं गिर गया था, जिसे उसने मौका मिलते ही उठाकर अपने पास रख लिया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक रिसाइकलिंग प्लांट आग की भीषण लपटों से घिरा दिखा। ये आग वहां रखे प्लास्टिक के सामान में लगी, जिसने चंद मिनटों में न्यू मैक्सिको के इस रिसाइकलिंग प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग के भड़कते ही वहां से खतरनाक लपटें उठने लगी, जिसके बाद प्लांट में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें नजर आईं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और बिना वक्त गंवाए उन्होंने लपटों पर चारों ओर से पानी की बौछार शुरू कर दी। आग इतने भयंकर तरीके से फैल चुकी थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कई हाइड्रोलिक क्रेन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिन पर चढ़कर वो आग पर पानी डालते नजर आए। लेकिन प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने की वजह से आग बुझने के बजाय और तेजी से फैलती चली गई। वहां से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। खतरे को देखते हुए पास की कई इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। चीन के ग्वांगझो शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस की जगह 5G तकनीक से लैस स्मार्ट रोबोट को उतार दिया गया। आज चीन का राष्ट्रीय दिवस है और आज ही वहां मिड ऑटम फेस्टिवल भी पड़ रहा है। ऐसे में ग्वांगझो शहर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए रोबोट को जिम्मा सौंपा गया है। सामने आई तस्वीरों में स्मार्ट रोबोट पुलिस की पीसीआर वैन का छोटा वर्जन दिखा। उस पर पुलिस की गाड़ी की तरह लाइटें और सायरन लगे नजर आए। रोबोट के दोनों तरफ 2 कैमरे भी लगे दिखे, जो उसकी 2 आंखें लगी। रोबोट में एक टच पर बजने वाला इमरजेंसी अलार्म भी लगा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दूर तक देखने के लिए रोबोट अपनी लंबाई 6 फीट तक बढ़ा भी सकता है। दावा है कि वो लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद बुनियादी क्षेत्र के 8 प्रमुख उद्योगों का ग्रोथ रेट माइनस में बना हुआ है। CNBC आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट -8.5% रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले जुलाई महीने में 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट -8% रहा था। ये आंकड़े अगस्त के हैं, जब देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लागू नहीं था और अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। बुनियादी क्षेत्र के 8 प्रमुख उद्योगों में ज्यादातर का ग्रोथ रेट माइनस में बना हुआ है। इनमें नेचुरल गैस सेक्टर भी है, जिसका ग्रोथ रेट अगस्त में -9.5% दर्ज किया गया, जो जुलाई में -10.2% था। इसके अलावा कच्चे तेल का ग्रोथ रेट अगस्त में -6.3% दर्ज हुआ, जो जुलाई में -4.9% था। हालांकि इनमें कोल सेक्टर का ग्रोथ रेट अगस्त में +3.6% दर्ज किया गया, जो जुलाई में -5.7%। जयपुर पुलिस ने रेप के आरोपी बंगाली बाबा को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस ने रेप के आरोप में मुंबई से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बंगाली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस आरोपी पर अमेरिका, इंग्लैंड और मलेशिया की लड़कियों के रेप का इल्जाम है और दिल्ली में भी इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिहार में CPI-ML लिबरेशन भी महागठबंधन से अलग हो गई। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी।
दावा किया गया कि आरजेडी से सीटों के तालमेल पर कई दौर की बैठक हुई जो बेनतीजा रही। इसी के बाद सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारा और वहां नकली गुटखा बनाए जाने का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान कई बड़ी कंपनियों के नकली गुटखे के पैकेट भी बरामद किए गए। साथ ही उन मशीनों को भी जब्त किया गया जिनसे नकली गुटखा बनाया जा रहा था। यूपी के बागपत में बाइक पर सवार 4 लोगों पर पुरानी रंजिश में एक आदमी और उसके साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप लगा। इस हमले में उस आदमी की मौत हो गई जबकि उसका साथी बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया गया कि जान गंवाने वाला शख्स जंगल में घूमने के लिए निकला था। तभी उन बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जैसे तैसे उसका साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। ऐसे में उसके जानने वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी खुद वहां पहुंचे और उसके परिवार वालों से बातचीत कर जानकारी जुटाने की कोशिश की। दबिशें दी जा रही हैं, 3 टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्दी ही हम इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इस बीच घायल लड़के को गंभीर चोटें आने की वजह से मेरठ के एक अस्पताल के लिए एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया। आज से शुरू हो रहे अनलॉक 5 के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने इस बार कई मामलों में रियायतें दी हैं जिन पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों का होगा। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ। यानी जिस थिएटर में 400 सीटें होंगी उसमें 200 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, लेकिन दिशा निर्देशों में ये छूट दी गई है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। अहम बात यह है कि स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब ये कि छात्रों को क्लास में पहुंचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। स्विमिंग और दूसरे खेलों से जुड़ी ट्रेनिंग भी 15 अक्टूबर के बाद शुरू की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार से इजाजत लेकर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले सामाजिक कार्यक्रम भी किए जा सकेंगे। बिहार की मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाके विशनपुर के कुछ लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों के मुताबिक प्रशासन ने गांव के मुखिया के साथ मिलीभगत करके जो रिपोर्ट तैयार की उसमें उनके इलाके में बाढ़ के असर को कम करके दिखाया गया, जिस वजह से उनको वो बाढ़ राहत राशि नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। प्रशासन और अपने गांव के मुखिया पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क जाम कर काफी देर तक नारेबाजी की। उनके प्रदर्शन की वजह से वहां न केवल कई गाड़ियां जाम में फंस गईं, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी खासी दिक्कत हुई। बाद में लोगों के हंगामे को शांत करवाने के लिए वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने किसी तरह सड़क पर लगा जाम खुलवाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की रिपोर्ट में उनके इलाके की बिगड़ी हालत को कम करके दिखाया गया है। अगर आज यहाँ सही मायने में चल के देखा जाए तो 100% क्षति है। हालांकि प्रदर्शन करने वाले लोगों को उनका विरोध करना भारी पड़ गया और कोरोना संकट में एक जगह भीड़ जुटाकर प्रदर्शन करने पर करीब 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ड्रग्स केस में बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी एक बड़े स्टार को ड्रग्स सप्लाई करने वाले डेविड नाम के आदमी की तलाश में जुटी है। डेविड अफ्रीकी मूल का है और मुंबई में काफी समय से रह रहा था। डेविड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर बताया जा रहा है। ऐसे में अगर डेविड एनसीबी के हाथ लग जाता है तो ड्रग्स केस में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो डेविड की तलाश अब एनसीबी को है और बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर है और यही कई नामी स्टार्स और फिल्मी स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। ऐसे में इसकी तलाश एनसीबी को है और अगर इसका पता चल जाता है तो फिर कई बड़े स्टार्स भी निशाने पर आ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जनरल अटलांटिक ने एक और बड़े निवेश का ऐलान किया। जनरल अटलांटिक ने इस बार रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 3,500 करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया। इस निवेश के बदले जनरल अटलांटिक को रिलायंस रिटेल में करीब 1% की हिस्सेदारी मिलेगी। जनरल अटलांटिक का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यह दूसरा बड़ा निवेश है। इससे पहले रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में जनरल अटलांटिक ने 6,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो बदल गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च कर दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट फॉर्म है साई, ये दिखना चाहिए। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सीरीना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने घुटने के नीचे पैर तक दर्द होने की वजह से इस टूर्नामेंट से हटने का ऐलान किया। सीरीना के मुताबिक उन्हें यूएस ओपन के बाद इस चोट से उबरने में वक्त नहीं मिला।
हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। कृषि कानूनों पर एनडीए की एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी नाराजगी सामने आई। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने किसानों को भरोसा दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जरा सा भी लगा कि ये बिल किसानों के विपरीत है और मेरी बात नहीं मानी जाए तो मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास एक गाड़ी से पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस गाड़ी के ड्राइवर और मालिक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका चुनाव से कोई संबंध है या नहीं। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है, ऐसे में पैसे कहां से आए, ये पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में इन कानूनों का समर्थन करते हुए रैलियां और रोड शो का आयोजन किया। बीजेपी ने इस अभियान के जरिए इन कानूनों पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की रणनीति बनाई, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भी बीजेपी की तरफ से एक मार्च निकाला गया। सामने आई एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता के कंधों पर खेत जोतने वाला हल रखा दिखा। इसे मार्च के लिए गेंदे के फूलों से भी सजाया गया। इसके अलावा खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे औजार भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास नजर आए। पश्चिम बंगाल की तरह चंडीगढ़ में भी बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की रैलियों में हल और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कांग्रेस पर हमले के मकसद से भी किया गया, क्योंकि 2 दिन पहले पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर को जलाने का आरोप लगा था, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए इसे किसानों का अपमान बताया था। यूपी के हाथरस में एक लड़की से दरिंदगी के बाद बलरामपुर में भी दलित लड़की के गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया गया कि गैंगरेप की वजह से लड़की की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो लड़की एक रिक्शे से आई और उनकी जो लड़की थी उसके हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाली वीगो थी वो लगी हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो परिजन उस लड़की को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय ही रास्ते में उस लड़की की मृत्यु हो गई। स्पेन के बार्सिलोना में हजारों डॉक्टरों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा और उन्होंने अपनी मांगों के लिए सड़क पर लेटकर विरोध जताया। डॉक्टरों और नर्सों ने सरकार पर बिना छुट्टी के लगातार काम करवाने का आरोप लगाया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस अनोखे विरोध के लिए सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी बार्सिलोना की एक सड़क पर डेरा डालकर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सड़क पर चादरें बिछाई और फिर उन पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी तो अपने हालात बयां करने के लिए वहां लेटे भी नजर आए। एक डॉक्टर ने बताया कि देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पहले से ही काफी कम सहूलियतें थीं और कोरोना महामारी की वजह से उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ आ गया, जिससे उनका खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इसलिए वो सरकार से बेहतर माहौल और ज्यादा छुट्टियों की मांग करने सड़क पर उतरे हैं। Más importante es que se respete el derecho al descanso. Ese es un poco el motivo por el cual hoy hacemos esta. प्रदर्शन में शामिल स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखे बैनर और पोस्टर पकड़े नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह फायरिंग की। पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई, जिसमें एक कार और पेट्रोल टैंकर की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां जलती नजर आईं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। बताया गया कि कार टैंकर से पीछे से टकरा गई, जिसके बाद टैंकर और कार में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक उसका काला धुआं नजर आया। बागपत में हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में कार में जो भी सवार था वो जिंदा जल गया। कार और पेट्रोल टैंकर की टक्कर कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा उस समय लगा जब फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने लगे। आग बुझने के बाद कार का आधा हिस्सा टैंकर के पीछे घुसा नजर आया। यही नहीं, फायर ब्रिगेड के लोगों ने कार में सवार लोगों की हालत के बारे में जो बातें बताई, उन्हें सुनकर दिल दहल गया। कार में जो सवार थे वो तो उसमें वही दिखाई दे रही है, खाली डेड बॉडी ही दिखा दे रही है। इस हादसे के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम भी लगा, क्योंकि आग बुझने तक गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। यूपी के फतेहपुर में 1.5 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के फतेहपुर में 1.5 साल की एक बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी गई। यूपी के जालौन में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बाद में ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के अलवर में बाइक सवार बदमाश के एक महिला के गले से उसकी जंजीर खींचने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें महिला फोन पर बात करते हुए पैदल जाती दिखी। इस वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5वीं क्लास तक के स्कूल दोबारा खोल दिए गए। सरकार ने पिछले महीने ही स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन कोरोना के खतरे और टीचरों की कमी की वजह से तय तारीख में कई बार बदलाव करने पड़े। लेकिन छोटे बच्चों की पढ़ाई में हो रहे ज्यादा नुकसान को देखते हुए अब वहां पर 5वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए। वहां से आई एक तस्वीर में छोटे बच्चे कई महीने बाद दोबारा स्कूल जाते दिखे। गेट पर उनके टीचर उन्हें लेने के लिए खड़े नजर आए। इस दौरान बच्चों के चेहरे मास्क से ढके दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे उनके घरवाले उन्हें कोरोना के खतरे से आगाह करते नजर आए और उन्हें उससे बचाव के तरीके के बारे में समझाते दिखे। Keep his mask on, tell people to stay away, wash his hands for 20 seconds. कोरोना की इस घड़ी में स्कूल खोलने के सरकार के फैसले से बच्चों के घरवाले ज्यादा खुश नजर नहीं आए। सभी को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सताने लगा। That would have been scary. So as long as like the teachers are okay and the students, health first. स्कूल में कई जगह पोस्टर भी लगे नजर आए, जिनके जरिए बच्चों को कोरोना से बचने के तरीके बताए गए और उन्हें सावधानी बरतने का संदेश भी दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों नेता हाथरस के लिए रवाना होंगे। राहुल के दौरे को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस योगी सरकार को निशाने पर ले रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों नेता हाथरस के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हाथरस जा सकते हैं और मृतक पीड़िता के परिवार से वहां मुलाकात कर सकते हैं और इस बाबत जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है। यहां आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान देख सकते हैं किस तरीके से तैयार हैं। वो हेलमेट पहने हुए हैं, बॉडी प्रोटेक्टर है और हाथों में इनके डंडा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ तस्वीरों में इस तरीके का हेवी डिप्लॉयमेंट है। DND पर केवल DND ही नहीं, जितने भी बॉर्डर्स है, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, कालिंदी कुंज की तरफ हो, NH-24 हो, कुछ इसी तरीके की तैयारी की हुई है यूपी पुलिस ने और काफ़ी ज़्यादा हेवी डिप्लॉयमेंट है। PCR वैन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और जितने भी यहाँ पर लेन बने हुए हर जगह पर डिप्लॉयमेंट है। यहाँ दूसरे देख सकते हैं तस्वीरों में कि वहाँ भी आपको जितने भी लेन हैं महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर ये हेवी डिप्लॉयमेंट की गई है। एक और तस्वीर आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए 2 बसों को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये 2 बसें इसलिए हैं क्योंकि अगर कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस के पहुँचते हैं और टकराव की स्थिति होती है, जिस तरीके से बीते कल हमने देखा था कि टकराव की स्थिति हुई थी हाथरस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच, उसके बाद यहाँ की प्लानिंग है, पुलिस की जो रणनीति है कि तुरंत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाएगा। यहाँ भी देखिए, आपको एक तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी एक लेन है और यहाँ पर भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए हैं। तो जितने भी लेन हैं DND पर, उन सभी लेन पर इस तरीके से पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। हमारे 2 सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक रावत राहुल गांधी के घर से हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हैं अमित सिंह। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, कितनी देर में राहुल गांधी घर से निकलेंगे? जी देखिए, इस वक्त हम 10 जनपद पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो राहुल गांधी फिलहाल इन दिनों सोनिया गांधी के साथ ही इस आवास पर रह रहे हैं, लेकिन जो सूचना मिली है कि राहुल गांधी कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। 9 साढ़े 9 के बीच का वक्त बताया गया था, लेकिन फिलहाल जो इस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये 10 जनपद की तस्वीरें हैं जहाँ पर फिलहाल कोई हलचल नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच सकते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद यहाँ से जाने का जो समय है वो तय किया जाएगा। हालांकि इंतज़ार इस बात का भी किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी कब दिल्ली पहुंचती हैं और उसके बाद उनके साथ ही काफिला आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये 10 जनपद की तस्वीरें हैं जहां पर अभी फिलहाल कोई हलचल नज़र नहीं आ रही। हालांकि सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ जुट सकती है, कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति ऐसी है कि कोई नज़र नहीं आ रहा है। और जो बात हमारी हुई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो कि दिल्ली के नेता हैं, उनका ये कहना है कि DND पर सभी को जमा होने के लिए कहा गया है, यानी कि DND से जो काफिला
आगे बढ़ेगा वहाँ पर जो बसें हैं वो भरी जा सकती हैं और उस बसों के साथ ही जो काफिला है प्रियंका और राहुल गांधी का वो लगातार आगे बढ़ेगा। ये इस बात की सूचना अभी तक मिल पाई है। ठीक है दीपक, अमित सिंह हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। अमित, डीएनडी से ही काफिला गुजरेगा जो दीपक जानकारी दे रहे थे, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी। इस वक्त क्या तैयारियां हैं डीएनडी पर? जी जसप्रीत, आपको बताऊं कि जो आला अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है गौतम बुद्ध नगर पुलिस के, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि वो जो है वो प्रियंका और राहुल गांधी को आगे ना बढ़ने दे, यहीं पर रोक दे। मैं एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से तैयारी पे है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस। यहाँ पर देखिए कि जो आला अधिकारी हैं, खुद जो IPS रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो जवान आपको यहाँ पर दिखेंगे जो तैनात यहाँ पर, वो हेलमेट पहने हुए हैं, बॉडी प्रोटेक्टर है, कईयों के हाथ में आप यहाँ पर देखिए तो डंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सड़क के दूसरी तरफ 2 बसों को भी तैनात किया गया है कि अगर कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते तो तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। और केवल आज बताऊं कि केवल 2 लेन यहाँ पर आज चालू किया गया, बाकी सभी लेनों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बंद कर दिया है। अब देखिए, और इस वजह से जो है आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लंबा क्यू यहाँ पर जैम का। तो दूसरी तरफ आप देखिए जो IPS अधिकारी हैं वो दूसरी तरफ सड़क पर जा रही हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी यहाँ पर काफ़ी लंबा क्यू यहाँ पर आपको देख सकते हैं, क्योंकि आगे दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेडिंग लगा दिया है और इस वजह से जो है लंबा क्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी लेन हैं यहाँ पर फिलहाल डीएनडी के, तो इस सभी लेनों पर जो है यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं, यहाँ पर हेलमेट पहने हुए हैं। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि हेलमेट पहने हुए हैं, बॉडी प्रोटेक्टर हैं उनके पास, बॉडी प्रोटेक्टर के अलावा हाथों में डंडा है, तो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जो भी कुछ होगा यहाँ पर उसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार हैं। इनकी रणनीति साफ है कि इनकी कोशिश होगी यहाँ के पुलिस अधिकारियों की कि इन्हें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता होंगे उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। दरअसल हाथरस केस में बनाई गई SIT ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यों वाली SIT ने कल रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। SIT के मुख्य सदस्य ADG ने बताया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और तय समय पर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो SIT ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने SIT के गठन की जानकारी दी थी और तय समय में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। काम शुरू हो चुका है, जांच शुरू हो चुकी है और जो SIT के मेंबर हैं उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। दीपक के पास चलते हैं जो राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद है। दीपक, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? राहुल और प्रियंका के अलावा यूपी कांग्रेस के और कौन से बड़े नेता हो सकते हैं काफिले में जो हाथरस जाएंगे? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? दीपक तक आवाज नहीं जा रही है। दीपक हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, जी देखिए, अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हो सकते हैं, इसलिए तैयारी भी की जा रही है। जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कुछ लोग डीएनडी पर जरूर जमा होंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि डीएनडी से ही काफिला जो है वो हाथरस के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम 10 जनपद की आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी के आवास की, जहाँ पर राहुल गांधी इन दिनों रह रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं, तुगलक रोड पर वो नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जब वो निकलेंगे तो उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग उनके साथ मिलने के लिए आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये संभावित है कि कुछ लोग ज़रूर उनके साथ यहाँ से चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता भी जानते हैं कि उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा सकती है, उनको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले रोका जा सकता है। तैयारियों के बारे में उनको भी पूरी जानकारी है और उसी तैयारी का वो ध्यान रखते हुए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर किस तरीके से हाथरस जाना है, वहाँ पर मिलना है। इससे पहले अगर बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार ट्वीट सामने आए हैं, जब वो यूपी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक पूरी रणनीति तय की जा रही है कि आखिर किस तरीके से हाथरस तक पहुंचना है, परिवार वालों से मुलाकात करनी है और वहां पर जिस तरीके की इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो यहाँ पर ये तैयारी की जा रही है कि कब जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से बाहर निकलने का इंतजार है राहुल गांधी के। आप दोनों बने रहिए। दरअसल हाथरस मामले में SP विक्रांत वीर ने दावा किया कि SIT मामले की जांच कर रही है, जबकि मीडिया समेत कई और लोगों को भी रोका गया है। SP के मुताबिक गांव में ड्यूटी के समय 3 पुलिसकर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, लिहाजा उनको आइसोलेट किया गया है। SP ने दावा किया कि अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तो ये दावा किया है हाथरस के SP ने।
जैसा आपको पता है कि सुबह ही पीड़िता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद लगभग दोपहर तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अस्पताल के कुछ हंगामे आदि की वजह से समय से शव उनके गृह गांव में नहीं आ पाया था। साथ ही कानून व्यवस्था की दृष्टि, जैसा अस्पताल के पास भी आपने देखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ भी बिगड़ने के चांसेस थे। इन सब को देखते हुए तथा ये भी बात थी कि पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी समय हो गया था, इन सब को बातों को देखते हुए उनके पिता, पीड़िता के पिता और भाई आदि सबसे संबंधियों से बातचीत की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, तो वो एग्री हो गए थे कि शव का अंतिम संस्कार रात को ही किया जाएगा। और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, एसपी के नेता पहुंचने वाले हैं, लेकिन हाथरस के एसपी अपील कर रहे हैं कि वहां पर कोई ना आए। देखिए, बिल्कुल अभी हमने कुछ देर पहले ही एसपी विक्रांत वीर से बात करी थी, तो जो अभी इसी जो थाना है चंद्रपा यहाँ पर हैं मौजूद, और उनका ये कहना है कि सीमाएं सील की गई हैं क्योंकि किसी भी तरह से ना जांच टीमों को मीडिया प्रभावित करे, मीडिया को एंट्री नहीं है। साथ ही जो हमने उनसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उनका ये कहना था कि सील कर दी गई हैं जो सीमाएँ हैं, और अगर यहाँ पर जिस तरह से भीड़ बढ़ती है उनके आने से, तो हम उन्हें सीमाओं से अंदर नहीं आने देंगे, और यानी कि बॉर्डर के पार ही रखा जाएगा। साफ तौर पर एसएसपी की तरफ से एक कार्रवाई करने की बात की गई है कि अंदर किसी को भी नहीं आने जाएगा, क्योंकि कोविड के जो केसेस मिले हैं उसके बाद एहतियातन इस तरह के इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है वो करने की कोशिश कर रहा है, और लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया यहाँ पर ना आए, क्योंकि एसआईटी की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, और एसआईटी की टीमें जिस वक्त से यहाँ पर बीती रात को यहाँ पर पहुँची थी और कल रात से ही लगातार वो यहाँ पर अपनी जांच टीमें जो हैं अपनी तरफ से जो बयान है वो ले रही हैं, साथ ही इंस्पेक्शन कर रही हैं, पूरे इलाके का मौका मुआयना किया गया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ये बात एसपी की तरफ से ये कहा गया है कि मीडिया को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, किस तरह से भी वो लोग वहाँ ना जाएं ताकि जांच जो है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करने के साथ ही, क्योंकि एसआईटी को हर उस पहलू की यहाँ पर जांच करनी है, हर तहकीकात करनी है, हर तरह का बयान लेना है, जो वहाँ पर हैं विक्टिम हैं और चाहे दूर दराज के लोग हैं, उन सबसे यहाँ पर बयान लेने हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया उसमें दखलंदाजी ना करे, उनका ये ऐसा कहना है। चलिए, बने रहिए आप सभी हमारे पास। दरअसल हाथरस केस की पीड़ित के पिता ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पीड़ित के पिता ने बताया कि सीएम योगी ने उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित के पिता के मुताबिक सीएम जल्द ही उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। तो ये पीड़ित के पिता ने कहा है कि सीएम योगी उनसे मिलने आएंगे और फांसी की मांग की है। गुस्सा है परिवार में, ये कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। इस मामले में देश भर में गुस्सा है और एसआईटी का गठन हो चुका है। पीड़ित के पिता क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। सीएम साहब ने बताया कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न होगा। अब आप संतुष्ट हैं? जो बातें आपके मन में थी, जो चीज़ आप चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश शासन और सरकार ने आपके लिए किया, ऐसा लगता है आपको, या अभी भी कुछ बात है आपके दिल में? नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। दीपक, हम पीड़ित के पिता को सुन रहे थे और मुख्यमंत्री योगी भी उनसे मिलने जा सकते हैं, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? एक बार अपना सवाल दोहराएं। जी, दीपक बिष्ट जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपक, पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी भी उनसे जल्द मिलने आ सकते हैं, उनके कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई कार्यक्रम है, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत अगर सीएम योगी यहाँ पर पहुँचेंगे तो पहले ही जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी जाएगी और उसके बाद ही इस तरह के इंतजाम यानी अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट है उसके बाद अभी तक ऐसे कयास ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि पीड़ित की तरफ से या पीड़ित परिवार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बात सामने आई है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस और प्रशासन पूरे इंतजामों के साथ उस तरह का यहाँ पर उनकी जो है उनके यहाँ पर आने की तैयारी रखेगा, और जाहिर सी बात है कि अभी तक इस तरह की कोई सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं है। हालांकि जब हमने पुलिस अधिकारियों से ये पूछा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के यहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं जताई गई हैं, तो उनका ये कहना था कि सीमाओं को सील किया गया है, किसी तरह के भी राजनीतिक एलिमेंट्स को जिनसे यहाँ पर भीड़ बढ़ सकती है या लॉ एंड ऑर्डर को कोई परेशानी हो सकती है, तो उस इलाज में उन लोगों को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संदेश है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सीमाओं को सील करने की बात कही गई है ताकि इस मामले में राजनेता वहां पर ना पहुंच पाए और
हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसमें पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग के साथ ही जांच प्रभावित करने वाले अफसरों और पुलिसकर्मियों को तुरंत हटाने की अपील की गई है। तो आज जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है और इस जनहित याचिका में कहा गया है कि जिन अफसरों ने जांच को प्रभावित किया है उन पर कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत हटाया जाए। अमित के पास चलते हैं जो डीएनडी में मौजूद है। अमित, दीपक जो कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, उनका कहना है कि सीमाओं को सील किया जाएगा, पुलिस ये कह रही है, लेकिन डीएनडी में इस वक्त क्या व्यवस्था है? क्योंकि यहीं से तो काफिला आगे बढ़ेगा, लेकिन कहां तक जा पाता है काफिला, ये देखना होगा। जी बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं सीधे सीधे कि जिस तरीके से दीपक बिस्ट कह रहे थे कि हाथरस की सीमाएं सील कर दी गई, कुछ कमोवेश इसी तरीके का नज़ारा यहां भी है। आप देखिए यहां पर किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो इस तरीके से मुस्तैद हैं यहां पर, और जो गाड़ियां जा रही हैं उन सभी गाड़ियों पर उनकी पैनी नज़र है और इस वजह से यहाँ पर लंबा क्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि हेलमेट पहने हुए, बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। जो सबसे बड़ी अधिकारी हैं यहाँ पर IPS अधिकारी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम किस तरीके से I'm not the authorized person to give any statements. I'm not. तो फिलहाल ये कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन एक तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर जैम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है, उसे देखकर यही लगता है। और जो आला अधिकारियों का साफ साफ ये भी कहना भी है कि माहौल ना खराब हो हाथरस में, और इस वजह से वो बिल्कुल मुस्तैद है। और जितने भी बॉर्डर्स है, केवल DND ही नहीं, चाहे वो कालिंदी कुंज हो, गौतम बुद्ध नगर हो, हर तरफ इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और कोशिश यही होगी गौतम बुद्ध नगर पुलिस की कि जाने राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस की तरफ ना जाने दिया जाए। और इस वजह से यहाँ के नज़ारे आप देखकर, यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पे यहाँ पर नज़ारे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है। जितने भी पुलिस के जवान हैं यहाँ पर वो सभी जो हैं वो हेलमेट पहने हुए हैं। और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो जो बसेस आप देख सकती हैं, उस बसों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। इसके अलावा भी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हाथरस केस से जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com पर।